अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमराब शरीफ है। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि जिल्द की बीमारी है तो बहुत छोटा सा वर्ड, लेकिन इसने हमारे एक बहुत वास्ट इम्पैक्ट डाला हुआ है हमारे लोगों की जल्दों पे। और मोर देन 70 to 80% पीपल आर अफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर डर्मेटोलॉजिकल डिजीज़। सो वर्ड एक्नी, जिल्द की बीमारी है। इसको हम चेहरे के दाने भी, या फिर हम पर्टिकुलर बॉडी के हिस्सों पे ये दाने उगते हैं जिनको हम ये कहते हैं, इनकी कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से आते हैं, और उनको हम आज डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसको जल्द को बेहतर कर सकते हैं नॉन मेडिकली, यानी कि मेडिसिन्स के बगैर, क्या होम रेमेडीज़ हैं, और फिर हम किन मेडिसिन्स के साथ हम इनको, हमारे पास क्या मेडिसिन अवेलेबल हैं मार्केट में जिनके साथ हम जिनको यूज़ करके हम इस बीमारी को बेहतर कर सकते हैं। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। जिल्द की जितनी बीमारियां होती हैं, इनमें से बेशतर ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम बेहतर कर सकते हैं अपनी लाइफ मॉडिफिकेशंस के साथ, लेकिन इनसे निजात नहीं पा सकते। एक्नी भी उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी कंसिडर की जाती है। एक्नी बेसिकली हमारे जिल्द के ऊपर, हमारे जिस्म में कुछ मसाम हैं जिनके बंद होने से ये दानों की सूरत में उभर आते हैं। और ये बंद क्यों होते हैं? हमारी जिल्द में जिस तरह हमारे जिस्म में तोड़ फोड़ चलती है, रीजनरेशन फिनोमेना चलता है, इसी तरह हमारी स्किन भी एक रीजनरेटिंग ऑर्गन समझी जाती है। इसी तरह ये जैसे ही इसके डिके प्रोसेस आता है, नई जिल्द आती है, जो डेड सेल्स होते हैं हमारी जिल्द के, वो इन मसाम को बंद कर देते हैं। या हमारी जिल्द के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ऑयली ग्लैंड्स, जिनको सीबम ग्लैंड्स भी कहते हैं, वो दिए हुए हैं, जिनकी सीबम की सिक्रीशन या ऑयल सिक्रीशन की वजह से हमारे पोर्स या मसाम जिल्द के बंद होने की वजह से उनमें दाने बनना शुरू हो जाते हैं, उनका वे आउट नहीं निकलता, एंड दे स्टार्ट बल्जिंग ओवर द स्किन। इसे 100% नो डाउट ये सिर्फ दाने नहीं है, और इनके सिर्फ एक टाइप नहीं है, इसके काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं जिनको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इसमें वाइट हेड्स आते हैं, इनमें ब्लैक हेड्स आते हैं, इनमें पिंपल्स आते हैं, इसमें पस्चुलर टाइप आती है, एक सिस्टिक टाइप होती है, और एक नोड्यूलर टाइप होती है। ये जितनी 5 से 6 एग्ज़ाम मैंने आपको बताई, इनके हर एक इलाज डिफरेंट है। हाँ, प्राइमरी प्रोटोकॉल प्रिवेंटिव मेजर्स सेम हो सकती हैं, लेकिन इलाज विद डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट हम इलाज करते हैं मरीज़ों का। वजूहात इस एक्नी की, इस जिल्द की बीमारी की क्या है? इस जिल्द की बीमारी की वजूहात हमारी डेली अनहाइजीनिक रूटीन, मसलन अपनी जिल्द की सफाई का ध्यान न रखना, हमारी खुराक, ऑयली स्टफ़ यूज़ ज़्यादा करना, चॉकलेट्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, स्मोकिंग, ये फैक्टर्स हैं जो एग्रवेट करते हैं इस एक्नी को। इसके साथ साथ हमारे हार्मोनल चेंजेस जो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा एब्रप्ट होते हैं, और या मेल्स में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी आते हैं, इनकी वजह से भी हमारी जिल्द में कुछ चेंजेस आती हैं, एग्रेसिव चेंजेस, या जिल्द बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, स्किन्स बहुत जल्दी डेड होना शुरू होते हैं, जिनकी वजह से ये बंद होते हैं। एक पर्सपेक्टिव ये भी था कि जी मट्टी, गुबार जब हम बाहर निकलते हैं, ये जब हम बाहर निकलते हैं वो हमारे मसाम को बंद करते हैं। येस, देयर इज़ अ फैक्टर, ये भी एक फैक्टर समझा जाता है, लेकिन वी कांट से मेडिकली दैट इट्स ट्रू। जो मेडिकली इसमें दो फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं, उनमें यही कि डेड सेल्स की वजह से पोर्स का, मसाम का बंद हो जाना, या ऑयल की वजह से। 100% इसमें डर्ट, गंदगी, ये ज़रूर, और अनहाइजीनिक कंडीशंस आ जाती हैं। और फैक्टर्स जो हमारे जिल्द के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, उनमें एक मैदे की खराबी, गर्ड, जिसे हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, कि मैदे की तेज़ाबियत मुंह को आना। ये एक सिंपल एग्जांपल की तरह ऐसे ही है जैसे हमारी पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो इसमें जाके वो बॉयल करता है। इसी तरह हमारी जिल्द, जब हमारा मैदा हमारी खुराक नाली से मुंह पे आता है, मुंह में ज़ख्म डालता है, मुंह में गर्माहट पैदा होती है, हमारे जिल्द में भी गर्मी पैदा होती है, जिसकी वजह से एक फैक्टर समझा जा सकता है कि गर्ड भी हमारी जिल्द को, हमारे मैदे की खराबी भी हमारी जिल्द को ख़राब कर सकती है।
हार्मोनल चेंजेस, जैसा मैंने प्यूबर्टी में बताया कि प्यूबर्टी में बहुत सी हार्मोनल चेंजेस आती हैं, वो भी इसमें इम्पैक्ट करती हैं। इसी तरह कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि समझी जाती हैं कि इनकी वजह से एक्ने बहुत ज़्यादा, जिसमें एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स, लिथियम इज़ वन ऑफ देम, स्टेरॉइड्स हैं जो हम बहुत सी बीमारियों के ट्रीटमेंट में देते हैं। स्पेशली आजकल की जो एक वबा चल रही है उसमें भी हम इसको करामत समझते हैं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ जाते हैं। इसी तरह और बहुत से फैक्टर्स जो कि हमारी लैक ऑफ प्रॉपर हाइजीन्स है, लैक ऑफ सिनाइल लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ विटामिन डी, अपना हमारे हमारे सनलाइट एक्सपोजर ना हो, तो ये हमारी जल्द को ऊपर अफेक्ट करता है। विटामिन डी इज़ वन ऑफ, विटामिन ई इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स which are if less in our body may affect our skin a lot, even our hairs and nails as well. So इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें अपनी जल्द के लिए बहुत से एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। ये जो फैक्टर्स मैंने बताया कि जिनकी वजह से हमारी जल्द ख़राब हो सकती है और ये एग्रवेटिंग फैक्टर्स बन सकते हैं हमारी एक्ने को बढ़ाने में और इनको स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ करने में, इनके ऊपर नज़रसानी करके, इनके ऊपर ध्यान दे के अपनी लाइफ को स्नाइल से हटा के एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करवाना, वॉक करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, अपनी खुराक में से कैफिनेटेड ड्रिंक्स, ऑयली स्टफ और ऑयली फूड, जंक फूड, स्पाइसी फूड, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, स्मोकिंग, इन सब को ख़त्म करके हम अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं। येस ऑफ कोर्स, जिस तरह मैंने कहा अनहाइजीनिक कंडीशंस, तो हम अपनी जल्द को हाइजीनिसिटी के लिहाज से इनके इसका ध्यान रख सकते हैं। यानी कि अगर हम सुबह और शाम को या जब भी बाहर से कभी आएँ, अपनी जल्द को धोएं, चाहे किसी भी सोप से, लेकिन रगड़े नहीं। रगड़ने से क्या होता है कि जब हम अपनी सोप्स हाथ से अपने सोप को या डायरेक्ट इन कांटेक्ट देते हैं या रगड़ते हैं, इससे ड्राइनेस आ जाती है और हम अपनी उस जल्द की जो सुपरफिशियल डर्माटोलॉजिकल लेयर होती है, डर्मा होती है, उसको हम छीलते हैं, उसको डैमेज पर आइट्रोजेनिक डैमेज करते हैं, वो हमारे अपने कसूर की वजह, फ्रिक्शन की वजह से। सो हम अपनी जल्द को ऐसे ही समझिए कि वो बहुत सेंसिटिव है और कभी भी अपने जल्द को हार्शली डील ना करें। इवन रबिंग भी बहुत सॉफ्टली की जाए और झाग बना के हमेशा साफ़ किया जाए। 100% जब हमारा मैदा ठीक है, हमारे हार्मोन्स बैलेंस्ड में है, हमारी हाइजीनिसिटी बहुत बेहतर है, हम अपनी जल्द का बहुत ध्यान रख रहे हैं, हमारी एक्टिविटी बहुत हेल्दी है, हम एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम स्ट्रेस नहीं ले रहे, हम एक्सरसाइज रोज़ाना कर रहे हैं। सो और अपनी डाइट में हमने अपने मैदे का ध्यान रखते हुए अपनी कैफिनेटेड, नॉन कैफिनेटेड ड्रिंक्स, ऑयली फूड, जंक फूड और स्मोकिंग को ख़त्म करके भी, इसके बावजूद भी अगर हमारे जल्द में दाने आते हैं, तो इसकी वजूहात और इसको बेहतर करने का तरीका ये है कि उसके ऊपर सब्साइडरी चीज़ों को फॉलोअप करना। ये थे हमारे होम रेमेडीज़ के ऊपर कि हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल बना के, अगर फिर भी ये फैक्टर आता है तो फिर इसको कैसे बेहतर करना है। तो इसमें अब हमारे पास होम रेमेडीज़ आती हैं कि जिसमें हम नीम के पत्ते या एलोवेरा जेल इसको अप्लाई कर सकते हैं, या बेसन का सॉल्यूशन बना के उसको हम जेल में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन व्हेन दीज ओवर द काउंटर होम रेमेडीज़ अफेक्ट नहीं करती, तो कुछ हमें ओवर द काउंटर सोप्स जिनमें सैलिसिलिक एसिड या हियालुरोनिक एसिड होता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत से ब्रांड्स हैं जो फेस वॉश के एंटी एक्नी फेस वॉश आते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अगर इनके ऊपर भी इम्पेक्ट ना पड़े, तो फिर इट बिकम्स अ जॉब ऑफ अ डॉक्टर। तब आपको ज़रूरत है कि जब आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन, आपकी होम रेमेडीज़ और ओवर द काउंटर ड्रग्स से बेहतर ना हो, देन यू शुड वन, और आई पर्सनली वन शुड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, फिजिशियन, अ डर्माटोलॉजिस्ट, जो आपकी स्किन के इन सब फैक्टर्स को देखते हुए, आपकी स्किन के एक्ने की टाइप को देखते हुए आपको प्रॉपर मेडिसिन्स देते हैं। ज़हन में रखें, जल्द की, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि जितनी भी बीमारियाँ
they are slow, they get slowly with time. Their prognosis is good, but with passage of time it takes a long period of time, and their recurrency rate is very much increased. So आप के लिए लाजिम है कि आप एक डॉक्टर को दिखा के अपनी जल्द की अगर दाने मसाम बंद हैं या दाने बने हुए हैं उनकी टाइप को, जैसे मैंने बताया वाइट हेड, ब्लैक हेड, पिंपल्स, पस्ट्यूलर, नोड्यूलर और सिस्टिक एक्नी होती है, इनकी टाइप के मुताबिक फिर इलाज करें। हम डॉक्टर इन दानों की टाइप को फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। समटाइम्स दे एग्रेसिवली इम्प्रूव विद few medicines, and sometimes they take up long period of time, जिसके लिए हमें फॉर्म एडेड इंटरवीन करना पड़ता है ताकि हम उनके निशानात को, उनके धब्बों को भी बेहतर कर सकें। मेडिसिन्स का अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं इन द मार्केट, कुछ ओवर द काउंटर जो कि पेशेंट्स पहले ही लेकर आते हैं कि हम जी ये पहले यूज़ कर चुके हुए हैं। इससे हमें इम्पेक्ट पड़ता है कि हमें अब कितना स्टेप अप ट्रीटमेंट देना है। हमारे पास बिंग अ डॉक्टर कुछ टॉपिकल मेडिसिन्स होती हैं, कुछ ओरल मेडिसिन्स होती हैं जिनके साथ हम पेशेंट की एक्नी को डिफ़ाइन करके उसकी टाइप डिफ़ाइन करके उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। टॉपिकल मेडिसिन्स में हमारे पास रेटिनाइड्स होते हैं, हमारे पास सीरम्स होते हैं जो डिफरेंट एसिडिक सीरम्स होते हैं जिनकी कंसिस्टेंसी, जिनकी कंसंट्रेशन हमारी स्किन के लिए बहुत फ्रेंडली होती है, सिर्फ पीलिंग ऑफ करती है। और हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक क्रीम्स होती हैं जो हम पेशेंट को देते हैं, जिसके साथ अगर इन्फेक्शन डेवलप हुआ है, एक्ने के एडिड इन्फेक्शन डेवलप हुआ उसको हम बेहतर कर सकते हैं, और उसकी इन्फेक्शन के साथ साथ उसकी जल्द के डिफरेंट फैक्टर्स को और उसके धब्बों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हाँ, ज़रूरी ये है कि अगर हम टॉपिकल से बेहतर ना करें तो फिर हम एक और स्टेप ऊपर बढ़ाते हैं और ओरल मेडिसिन्स में आते हैं, जिसमें अगेन हमारे पास रेटिनॉइड्स होते हैं विच आर विटामिन ए डेरिवेटिव्स, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हम उन पेशेंट्स को देते हैं जो नॉन मैरिड होते हैं, और वो पेशेंट्स जो मैरिड होते हैं या फीमेल्स जो मैरिड होती हैं, अमंग दोज फीमेल हु आर नॉट विलिंग टू कंसीव, जो अभी हमल नहीं चाह रहे होते, क्योंकि ये मेडिसिन्स जो विटामिन ए डेरिवेटिव रेटिनॉइड्स स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट, ये मेडिसिन्स हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि पहले 3 माह में बच्चे पे बुरा असर डाल सकते हैं। तो इसलिए लाजिम है कि डॉक्टर को ज़रूर बताएं अगर आप हमल में हैं या नहीं है, या आप प्लान कर रहे हैं कि आप कंसीव करें या नहीं। सेकेंड स्टेप पे हमारे पास एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, फिर हमारे पास कुछ और मेडिसिन्स आ जाते हैं जो कि हार्मोनल चेंजेस को बेहतर करती हैं। इसी तरह जब और इसमें जिल्द की बीमारियों में मैं फिर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहूँगा कि पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस, एंड रिमेंबर वन थिंग, इट डजंट गो 100% गो ऑफ, दे आर रिकरेंट, ये दोबारा आती हैं। और इसमें ये समझने की ज़रूरत पेशेंट को भी है कि ये अगर आती हैं तो दोबारा इलाज की ज़रूरत पड़ती है। इसमें ये नहीं होता कि डॉक्टर अपना इलाज सही नहीं कर पाया, डॉक्टर ने मेडिसिन के साथ आपकी एक्नी को दूर किया, लेकिन वो वजूहात जिनकी वजह से एक्नी आ रही थी, अगर वो वजूहात आपकी लाइफ में, आपके हार्मोनल चेंजेस में दोबारा आ रही हैं तो ये एक्नी विल डेवलप अगेन। सो आपका मकसद, एक डॉक्टर का मकसद अगर ट्रीटमेंट है तो साथ वो अगर प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताते उस आपका मकसद ये है, आपका इम्पैक्ट पेशेंट को चाहिए कि वो उन प्रिवेंटिव मेजर्स का खास तौर पे ध्यान रखें। जिस तरह कहते हैं ना, इलाज से बेहतर परहेज़ है। येस ऑफ कोर्स एट डिफरेंट टाइप्स, एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एक्नी इलाज ज़रूरी है, और उसके साथ जब इलाज की वजह से एक्नी बेहतर हो जाती है उसके साथ परहेज़, और उसके बाद भी परहेज़ कैरी ऑन रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है ये टॉपिक आपको, आपकी लाइफ को और आपकी जिल्द को बेहतर करने में मदद देगा, उम्मीद करता हूँ। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि अपनी लाइफ में एहतियाती तदाबीर को ज़रूर डालें। वो चीज़ें जो आपकी लाइफ को ख़राब कर रही हैं, आपकी जिल्द को ख़राब कर रही हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को ख़राब कर रही हैं, उन चीज़ों से ज़रूर परहेज़ करें। जिस तरह मैंने एक्नी में बताया, अपनी खुराक का ध्यान रखें, अपनी जिल्द का ध्यान रखें, अपनी सफाई का ध्यान रखें। आप अपने अगर हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं तो उसको ज़रूर डॉक्टर से चेकअप करवाएं ताकि उसको बेहतर करके इस एक्नी को ज़ाहिर ना होने दें। और हाँ जी, ज़रूर स्मोकिंग इज़ द की फैक्टर, इसे रिड्यूस करें अपनी लाइफ में से।
ریلیکس رہیں, بریدنگ ایکسرسائزز کریں, ریگولر ایکٹیویٹی کریں, واک کریں, اور 100% to consult a doctor when you think your home remedies and over-the-counter drugs haven't worked over your skin. Don't experiment with your skin, because yes, of course, we have some interventional phenomena, therapies as well for our acne, جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آج کل بہت مشہور ہے PRP. سیکنڈ کیمیکل پیل آف آ جاتا ہے, اور اسی طرح ہمارے پاس مائکرو نیڈلنگ آ جاتی ہے. جو یہ اسپیشل فینومینز جو ڈرماٹولوجسٹ کرتے ہیں, دے مے بی ایکسپینسو, لیکن ہم یہ ان سٹیجز پہ رکھتے ہیں جب ہمارے چہرے پہ ان پیشنٹس کے جو ہمارے پاس آتے ہیں دھبے بہت زیادہ پڑ گئے ہوتے ہیں اسکن پہ, اور وہ ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ سٹیج کب آتی ہے؟ جب لوگوں کے چہرے پہ نشان, دانے چھوٹے چھوٹے بنتے ہیں, وہ ان کو چھیلنے کی عادت بن جاتی ہے. سو ڈونٹ اسکرب یور اسکن اوور, اسپیشلی ڈونٹ اسکرب اور ہیو scrub the part of the skin where the pimple or pustule is developed. Let it be there, treat it with proper medicines, don't intervene over them, ان کو چھیلیں نہیں, اور انشاءاللہ with best of them they cannot get resolved. وہ نشان نہیں چھوڑیں گے. یہ نشان تب ہی بنتے ہیں جن کے اوپر اتنی ایکسپینسو تھیراپیز بھی کی جاتی ہے ان کے دھبوں کو مٹانے کے لیے, تو وہ اگر نشان ہی نہ بنے تو آپ کو اس اسٹیج پہ آنا ہی نہ پڑے. امید کرتا ہوں آپ کو میری باتوں نے بہت انفارمیشن دی ہوگی, ہاؤ وی کین میک اٹ بیٹر, ہاؤ وی کین بیٹر آر اسکن, ہاؤ وی کین میک اٹ گڈ, گلوئی اینڈ شائنی. تھینک یو ویری مچ. امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے, خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ حافظ, اللہ رحم نگہبان.